तो पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? इसके पहले हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा। अब हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, वो टेम्परेचर कहलाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, वो टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे डिफाइन करेंगे? द टेम्परेचर at which vapor pressure of any liquid becomes equal to the vapor pressure of solid is called freezing point of that liquid. Okay, what is freezing point? The temperature at which, सिंपल अगर डेफिनेशन करें फ्रीजिंग पॉइंट की तो सिंपल ये बोला जाता है कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, वो टेम्परेचर कहलाता है उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। लेकिन जैसे ये देख समझिए, ये हमारा आइस है, दिस इज आइस एंड दिस इज लिक्विड। सपोज दैट ये लिक्विड है मेरे पास, ये आइस है। हर सबस्टेंस का कुछ न कुछ वेपर प्रेशर होता है, हर सबस्टेंस का कुछ न कुछ वेपर प्रेशर होता है। तो पहले हम ये जान लें कि वेपर प्रेशर क्या होता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है। सपोज कि ये एक लिक्विड है। अगर लिक्विड है तो कुछ न कुछ इस लिक्विड का वेपर यहां मौजूद होगा। ये देखिए, कुछ वेपर्स के पार्ट हैं जो हम यहां दिखा रहे हैं। अगर ये बंद कंटेनर है, अगर ये कंटेनर बंद है, तो जो यहां वेपर मौजूद है वो वेपर इस लिक्विड पर कुछ न कुछ प्रेशर डाल रहा है। तो जो वेपर इस लिक्विड में प्रेशर डाल रहा है, वही प्रेशर हमारा कहलाता है वेपर प्रेशर। कोई भी लिक्विड अगर मौजूद है तो उसके कुछ न कुछ वेपर वहां भी होंगे। तो जो वेपर वहां पे है, अगर उस लिक्विड को बंद कंटेनर में रखा गया है, तो इस बंद कंटेनर में जो वेपर यहां मौजूद है, ये वेपर इस लिक्विड पर जितना प्रेशर डालता है, वो प्रेशर इस लिक्विड क्या कहला इस लिक्विड का क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। ये बात समझ आ रही है? ठीक वही बात। हाँ, ये बात है कि सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सॉलिड का वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, ये भी गलत है। होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या है? वो कम है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर और ज्यादा बनेगा। अगर वेपर और ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन
अगर हम इस लिक्विड को ठंडा करते चले जाएं, कूल करते चले जाएं, अगर हम ठंडा करते चले जाएं, इसको कूल करते चले जाएं, तो धीरे धीरे इसका जो वेपर है वो यहाँ कम होता चला जाएगा। अगर वेपर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो ठंडा करते करते ये हमेशा ध्यान रखिए कि सॉलिड का वेपर प्रेशर हमेशा लिक्विड की वेपर प्रेशर से कम होता है, बहुत कम होता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम लिक्विड को ठंडा करते चले जाएं, इसकी कूलिंग करें, अगर कूलिंग करेंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। तो कूलिंग करते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो जहां पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वही टेम्परेचर इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। यानी उसी टेम्परेचर पर लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी आइस में। सपोज कीजिए अगर ये वाटर है, तो अगर हम वाटर को कूल करते हैं तो कूल करते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसका वेपर प्रेशर यहाँ बहुत कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो धीरे धीरे कम होते होते इसका वेपर प्रेशर इस आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो जहां पर वाटर का वेपर प्रेशर इस आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वही टेम्परेचर इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वही टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसके पहले हमने देखा कि कैसे कैसे अगर हम किसी मैटर के स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो उस चेंज के दौरान टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा था, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसके पहले हम लोगों ने बात की कि टेम्परेचर घटाने पर जैसा आपने देखा कि कोई वेपर है, कोई गैस फेज में है सबस्टेंस, उसके अगर टेम्परेचर को कम करें, तो जब टेम्परेचर को कम कर रहे थे तो उसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे उसकी एनर्जी डिक्रीज कर रही थी, और जब एनर्जी डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी, तो मॉलिक्यूल पास आएंगे, और अगर पास आएंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को और भी कम करें, टेम्परेचर को और भी डिक्रीज करें, तो धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल और ज्यादा पास आ जाएंगे और क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, और क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे तो किस स्टेट में आ जाएंगे, सॉलिड स्टेट में। ये बात चल रही थी हमारी टेम्परेचर की। हम देखते हैं कि अगर किसी मैटर के स्टेट को चेंज करना है तो वहां पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ना देखिए, जैसे देखिए ये हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जैसा कि हमने आपको पहले डिस्कस किया था। ये हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। यहां देखते हैं दिस इज गैसियस पार्टिकल्स। जैसा कि हमने कहा था, हमने पढ़ा था कि सॉलिड में पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो काफी कम होता है। उसके कंपैरिजन में लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है। अगर लिक्विड से हम गैस स्टेट में जाते हैं तो गैस स्टेट में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो और भी ज्यादा हो जाता है। तो हम जब टेम्परेचर कम कर रहे थे तो हमने देखा था कि टेम्परेचर कम करने पर ये जो मॉलिक्यूल्स थे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी, और ये मॉलिक्यूल्स पास आते, पास आते हुए ये इस स्टेट से इस स्टेट में आया, यानी ये दिस इज सॉलिड स्टेट, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस स्टेट। जो हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया था तो जो गैसेस पार्टिकल थे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी तो ये गैसेस पार्टिकल के जो बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस था वो भी कम हो रहा था, और जब इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा तो ये किस स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड के टेम्परेचर को आपने कम किया,
जब लिक्विड का टेम्परेचर कम किया, ये पार्टिकल जो थे इनकी काइनेटिक एनर्जी और भी कम हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा कम हो गई तो ये पार्टिकल बहुत ज्यादा पास आ गए, और इतने पास आ गए कि ये क्लोजली पैक हो गए, और जब क्लोजली पैक हो गए वो किस स्टेट में आ गए? सॉलिड स्टेट में आ गए। ये तो बात चल रही थी आपके टेम्परेचर की। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। जैसे देखिए, अगर ये पार्टिकल बहुत पास है, इसको हम कंटेनर में समझें ऐसे, ये देखिए ये हमारा एक पिस्टन है, दिस इज गैसेस पार्टिकल्स, जो काफी दूर भी दिखाई दे रहा है आपको। हमने इसमें प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर इस पे एग्जर्ट कर रहे हैं। जब एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके जब हम इस पिस्टन को और नीचे लाएंगे, जब और नीचे लाएंगे तो क्या होगा? ये देखिए, ये देखिए यहां देखिए, दिस इज गैसेस। यहां पे जो सबस्टेंस वो गैसेस फेज में है, यहां पर ये लिक्विड फेज में आ गया, और यहां पर ये आ गया सॉलिड फेज में। अब जरा ध्यान दीजिए सर, यहां आप देख रहे हैं कि गैसेस पार्टिकल जो है उनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? या तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें या तो प्रेशर को बढ़ा दें। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर यहाँ प्रेशर बढ़ा करके इस पिस्टन को नीचे ला रहे, जैसा यहाँ दिख रहा है, पिस्टन तो यहाँ था, वो इस फिगर में देखिए वो नीचे आ गया, और जब पिस्टन नीचे आ जाएगा तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे जिनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा था, वो इंटर पार्टिकल स्पेस अब कम हो गया। अगर कम हो गया तो ये गैस फेज से किस फेज में आ जाएंगे? आपके लिक्विड फेज में आ जाएंगे। अगर हम इस प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा दें, जो इंटर पार्टिकल स्पेस काफी कम हो जाएगा, और पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक हो जाएंगे, और क्लोजली अगर पैक हो गए तो वो किस फॉर्म में आ जाएंगे? आपके सॉलिड फॉर्म में। यानी कहने का मतलब ये कि अगर किसी गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो आप प्रेशर बढ़ाकर भी उस गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो इंटर पार्टिकल स्पेस वो डिक्रीज कर जाएगा, और इंटर पार्टिकल स्पेस अगर डिक्रीज करेगा तो वो किस स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। आपने एलपीजी गैस के बारे में पढ़ा होगा। एलपीजी गैस, दिस इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो गैस सिलेंडर में, जो डेली यूज के सिलेंडर में ये गैस आपको मिल जाएगी, एलपीजी गैस। एलपीजी सिलेंडर उसका नाम ही है। नाम से क्या पता चल रहा है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी जो पेट्रोलियम गैस है उसको लिक्विफाइड किया गया। लिक्विफाइड कैसे किया गया? प्रेशर बढ़ा करके उस गैस के अंदर जो है, उस सिलेंडर के अंदर जो है पेट्रोलियम गैस को डाला गया। तो जो प्रेशर बढ़ा करके उस सिलेंडर के अंदर पेट्रोलियम गैस को डालेंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कम हो जाएगा, और अगर इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो गया तो गैस किस फॉर्म में आ जाएगी? आपके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। इसीलिए उसको नाम रखा गया गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्यों? क्योंकि आपने गैस को लिक्विफाइड किया है। कैसे किया है? प्रेशर इंक्रीज करके। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो डिक्रीज करेगा, और इंटर पार्टिकल स्पेस अगर डिक्रीज करेगा तो गैस के मॉलिक्यूल किस स्टेट में आ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में आएंगे। तो आपकी जो सिलेंडर में जो गैस भरी गई है वो यही एलपीजी गैस, वहां पर भी वही काम हुआ है। प्रेशर बढ़ा करके गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया गया, देयरफॉर दैट गैस इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो देयर आर टू कंडीशन by which you can change the state of matter. First temperature and second pressure. अगर टेम्परेचर अप्लाई कर रहा है तो टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो जो मैटर है उसका स्टेट चेंज होगा। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मैटर का स्टेट क्या होगा? चेंज होगा। यानी अगर किसी मैटर के स्टेट को चेंज करना है तो हमको क्या करना है? अगर लिक्विड को
गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज कीजिए, प्रेशर को इंक्रीज कीजिए। बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। द सेम थिंग लिक्विड को अगर सॉलिड में चेंज करना है या फिर ये जो लिक्विड से मॉलिक्यूल है इनके टेम्परेचर को कम कीजिए, प्रेशर को बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर कम कर देंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे, मॉलिक्यूल क्लोजली पैक हो जाएंगे और किस स्टेट में आ जाएंगे? आपके सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। ये बात समझ आ रही? हम बात करते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट it is also called hidden heat. Hidden heat. अब ये कैसी हीट है? आपने कहा लेटेंट हीट, हिडन हीट, छिपी हुई हीट, हिंदी में कहते हैं इसको गुप्त उष्मा। ये कैसी उष्मा है? ये कैसी हीट है? लेटेंट हीट ऐसी हीट जो किसी मैटर के स्टेट को चेंज कर दे बिना उसके टेम्परेचर को चेंज किए। यानी ऐसी हीट जो स्टेट तो चेंज करती है लेकिन टेम्परेचर को नहीं चेंज करती है। स्टेट को चेंज करे, टेम्परेचर को ना चेंज करे तो ऐसी हीट कहलाती है लेटेंट हीट। ऐसी हीट जो किसी मैटर के स्टेट को चेंज कर दे लेकिन उस मैटर का जो टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज ना आए। अगर कोई चेंज नहीं आता है और उस मैटर का स्टेट बदल जाता है तो ऐसी हीट कहलाती है लेटेंट हीट। मेरी बात समझ आ रही? जैसे देखिए ये हमारे पास आइस है, आइस, और आइस का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस आपकी मेल्ट भी करती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका वाटर जो फ्रीज भी करता है। यानी मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों है 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहां देखिए 0, अगर मान लीजिए यहां कोई आइस रखी गई है और आइस को रखी गई है तो देखेंगे धीरे धीरे आप इसको, हम सपोज कीजिए इसको हीट करना है, हम हीट करना है, इसको हीट करना है। जब हीट करेंगे तो आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी। लेकिन अगर आइस मेल्ट हो रही है तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। आप छू करके देख लीजिए, छू करके देख लीजिए, हमने यहाँ हीट किया, आइस मेल्ट कर दी है, मेल्ट कर लिया, लेकिन आइस का टेम्परेचर जो है आइस के भी छूने में ठंडी ही महसूस हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आइस का टेम्परेचर अभी भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इसको हीट दे रहे हैं, उस हीट को दे रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये आइस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। हमसे देखिए ये आइस लिक्विड में चेंज हो रहा है लेकिन इस आइस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा। कब इंक्रीज करेगा? जब पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद जो है यहाँ जो लिक्विड बना हुआ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करेगा। लेकिन जब तक ये आइस के फॉर्म में है इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर इसको हीट कर रहा है तो आइस का जो स्टेट था, जो सॉलिड स्टेट था, वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, लेकिन इस आइस का टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही बना हुआ है। यानी इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। यही तो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? ऐसी हीट जो किसी मैटर के स्टेट को बदल दे बिना उसके टेम्परेचर को चेंज किए। यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा लेकिन उस मैटर का स्टेट बदल जाएगा, तो ऐसी हीट कहलाएगी आपकी लेटेंट हीट। यहां देखिए हम जब इसको हीट कर रहे हैं तो आइस जो सॉलिड फॉर्म में था, ये सॉलिड स्टेट में था, ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। यानी इसका स्टेट तो बदल रहा है लेकिन इसका टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। Therefore, such types of heat is called latent heat. मेरी बात सुन रहे? सीधी सी बात करें तो लेटेंट हीट क्या है? ऐसी हीट जो किसी मैटर की स्टेट को बदलती है, उसके टेम्परेचर को नहीं बदलती है, ऐसी हीट कहलाती है लेटेंट हीट। ठीक? कैसे डिफाइन करेंगे? The heat energy required to change, किसको चेंज करना है? स्टेट को। required to change the state of matter, the state of matter
the state of matter without changing its temperature is called latent heat. ठीक, the heat energy required to change, क्या चेंज करना है? मैटर की स्टेट को। और क्या नहीं चेंज करना है? टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है, जिस हीट से वो हीट कहलाएगी हमारी लेटेंट हीट। ये क्लियर? नो। Latent heat are of two types. There are two types. There are two types of latent heat. Two types of latent heat. First, latent heat of fusion, and second is called latent heat of vaporization. दो ही चीज है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना और लिक्विड को गैस में चेंज करना। Therefore, there are two types of latent heat of fusion, and second is called latent heat of vaporization. क्योंकि हम दो ही चीज कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे और लिक्विड को किस में चेंज करेंगे? गैस में चेंज करेंगे, वेपर में चेंज करेंगे। There are two types of heat, latent heat of fusion and second is called latent heat of vaporization. बात करते हैं ये latent heat of fusion क्या होता है? What is latent heat of fusion? ये देखिए, ये हमारे पास suppose that this is 1 kilogram 1 kg आइस है। इस 1 kg आइस को आप वाटर में चेंज करना है, लिक्विड में चेंज करना है। इस 1 kg आइस को वाटर में चेंज करना है। तो इस 1 kg, ये कौन सा स्टेट था हमारा? सॉलिड स्टेट था। ये कौन सा स्टेट हमारा? लिक्विड स्टेट। ठीक, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं व्हाट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आर दैट हीट व्हिच चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, नॉट द चेंज ऑफ टेम्परेचर। वो हीट जो मैटर के स्टेट को चेंज करती है, टेम्परेचर को नहीं, वही हीट कहलाती है लेटेंट हीट। तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो आइस है वो सॉलिड स्टेट में है। इसको हम जब हीट देंगे बाहर से, तो आइस जो वाटर में कन्वर्ट होगा। तो आइस का जो स्टेट था सॉलिड, वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, लेकिन आइस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, और अगर वाटर में चेंज हो रहा है तो जो वाटर बन रहा है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। जब पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद जो वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करेगा। तो पूरा आइस मेल्ट हो गया बिना टेम्परेचर की इंक्रीज हुए। देयरफॉर दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड, दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब यहां देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? एक 1 किलोग्राम सॉलिड को अगर आप लिक्विड में चेंज करते हैं, तो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो हीट एनर्जी कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी, वो हीट एनर्जी कहलाएगी आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ आ रही है? 1 किलो, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड
to convert 1 kilogram solid into liquid at its melting point temperature। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पूरा आइस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपके वाटर। तो therefore the heat energy required to convert 1 kilogram of solid into liquid at its melting point temperature is called latent heat of fusion। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पर ये 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एनर्जी कहलाएगी आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी डेफिनेशन लिखिए। The heat energy required to convert 1 kilogram of solid into liquid at its melting point temperature at its melting point temperature is called latent heat of fusion। latent heat of fusion। बात समझ आई? 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में उसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पर चेंज करने के लिए, देखिए मेल्टिंग पॉइंट कितना 0 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही लिक्विड का जो स्टेट है, सॉलिड का जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन स्टेट बदल रहा है। अगर स्टेट बदल रहा है देयरफॉर इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वेपर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहां देखिए, ये हमारे पास 1 kg आइस था। दिस इज 1 kg आइस। ये सॉलिड स्टेट में था। इसको आपने चेंज किया था वाटर में, इसी लिक्विड स्टेट। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए आपने जो हीट एनर्जी सप्लाई की थी उस हीट एनर्जी को हम लोगों ने कहा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम बात कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होता है? यहां देखिए, ये 1 किलोग्राम, सपोज दैट दिस इज 1 kg ऑफ लिक्विड या 1 kg वाटर ले लेते हैं। ये H2 हमारे पास वाटर, 1 किलोग्राम वाटर है। इस 1 किलोग्राम अगर कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो लिक्विड जिस टेम्परेचर वेपर में चेंज होगा वो टेम्परेचर कहलाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। और सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में चेंज होता है वो टेम्परेचर उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यहां पर लिक्विड तो बन गया, अब इस लिक्विड को वेपर में चेंज करना है। हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचेगा ये आसानी से वेपर में चेंज होने लगेगा। तो 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए, गैस में चेंज करने के लिए, देखिए बात चल रही है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
तो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर at its boiling point temperature is called latent heat of vaporization. यानी boiling point temperature पर, और boiling point temperature वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पूरा का पूरा वाटर जो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बिना इसका टेम्परेचर बढ़े। यानी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, जो वेपर बनेगा उसका टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में पूरा पूरा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वाटर जो लिक्विड था उसका स्टेट किसमें चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है। गैस इस स्टेट में आ रहा है, इसका टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मैटर का स्टेट बदल रहा है। यही तो है लेटेंट हीट, वो हीट जो मैटर के स्टेट को चेंज कर दे। मैटर के स्टेट को चेंज कर दे, उसके टेम्परेचर को चेंज किए बिना, वही हीट कहलाती है लेटेंट हीट। यहां देखिए 1 किलोग्राम लिक्विड को अगर आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर, तो यही कहलाएगा इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द हीट एनर्जी required to convert 1 kilogram of liquid into gas at its boiling point temperature, at its boiling point temperature. Is called latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. ओके, तो वो हीट एनर्जी जो 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करती है इसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर, वो हीट एनर्जी कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि भाई हम इसको हीट दे रहे हैं तो इस वाटर का या किसी सॉल्ट का टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा? वो एनर्जी कहां जा रही है? वो एनर्जी कहां जा रही है जो आप जिसको आप कह रहे हैं लेटेंट हीट, वो लेटेंट हीट कहां जा रही है, कहां पे है, कहां इसका यूज हो रहा है? तो ध्यान से देखिए, अगर ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं तो इनकी बीच अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। जितने गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं इनकी बीच एक इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। तो जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो इस 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो गैसेस फेज में चेंज हो रहे हैं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल जो है गैसेस फेज में चेंज हो रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो वो एनर्जी कहां जा रही है? वो एनर्जी जो है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में यूज हो रही है। जब इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ा जाएगा तभी ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये वेपर में चेंज होगा। तो जो लेटेंट हीट है वो क्या कर रही है? लेटेंट हीट जो है आपके जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करने में काम आ रही है। जो ब्रेक होगा तभी तो ये वेपर में चेंज होगा। जब तक इसके बीच अट्रैक्शन लगता रहेगा ये पार्टिकल जो है इस सरफेस को छोड़कर कभी एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा। कब जाएगा? जब इसके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर दिया जाए। तो एनर्जी कहां से आएगी? वही एनर्जी जो इसके इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर रही है वही एनर्जी कहलाती है लेटेंट। क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तभी तो इसका स्टेट चेंज होगा। जब तक इसके बीच का इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स ये टूटेगा नहीं तब तक जो है चाहे ये गैसेस फेज में चेंज होगा, कभी नहीं चेंज होगा, कभी नहीं चेंज होगा। तो एनर्जी जो हिडन हीट है, जो लेटेंट हीट है, वो जो पार्टिकल है, जैसे सॉलिड के पार्टिकल है तो सॉलिड के जो पार्टिकल है उनके भी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है।
जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है वही एनर्जी कहला रही है आपकी लेटेंट हीट। क्योंकि जब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स टूटेगा तभी उसका स्टेट चेंज होगा, और वही एनर्जी जो स्टेट को चेंज करती है उसी एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का यूज कहाँ हुआ? लेटेंट हीट जो है जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स था उसको तोड़ने में यूज हो रही है। जब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के या लिक्विड के टूटेंगे तभी जो है उनका स्टेट चेंज होगा, और स्टेट चेंज हुआ तो वही एनर्जी कहलाएगी आपकी लेटेंट हीट। ओके, नाउ हम बात करते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन evaporation. It is a very important concept. Evaporation बहुत कॉमन चीज है जो आप देखते हैं आपके आसपास, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, और इवेपोरेशन का फिनोमेना तो आपको हर जगह दिखाई देगा। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या है? अगर वाटर जो है किसी भी टेम्परेचर पर उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, वाटर जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर अगर वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो टेम्परेचर वो क्या, द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर अगर जो है कोई लिक्विड अगर वेपर में चेंज होता है तो ये प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन। बात समझ आ रही? जैसे देखिए ये हमारे पास वाटर है, अगर वाटर है तो वाटर के सरफेस पर हमेशा कुछ न कुछ वेपर के पार्टिकल मौजूद होंगे, चाहे उसको हीट करें या ना करें। तो मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये 34 डिग्री सेल्सियस है तो जाहिर सी बात है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तो नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसका टेम्परेचर हम कह रहे हैं कि 34 डिग्री सेल्सियस है। तो 34 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर के कुछ मॉलिक्यूल वेपर में चेंज हो रहे हैं, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का टेम्परेचर है। तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। द चेंज of liquid into vapor into vapor at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पर, at any temperature below its boiling point, is called evaporation. Okay. The change of liquid into vapor at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर कोई भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर वो लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया तो
तो वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर वो किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। दिस इज जनरल फिनोमेना। हमेशा वाटर जो है वेपर का कुछ न कुछ, अब यहाँ देखिए तालाब में आपने देखा होगा, तालाब में गड्ढा था, बरसात हुई, गड्ढे में पानी भर गया, आपने देखा कुछ दिन बाद वो पानी गायब हो गया। कहाँ गया पानी? आपने उसको हीट तो किया नहीं, तो पानी कहाँ गया? वो पानी जो था धीरे धीरे वेपर में चेंज हुआ, बिना बॉयल हुए वेपर में चेंज होकर वो चला गया एटमॉस्फेयर में। तो बिना बॉयल हुए अगर वो वेपर में चेंज होकर एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं इवेपोरेशन। 2 दिन पहले काफी गड्ढा भरा हुआ था पानी से, और एक हफ्ते बाद देखा तो पूरा गड्ढा सूख गया, पानी ही गायब हो गया। तो पानी कहाँ गया? पानी हो गया इवेपोरेट। यानी वहां पर जो पानी था वो उसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के नीचे वेपर में कन्वर्ट होता चला गया। धीरे धीरे सारा पानी वेपर में चेंज हो गया और उस गड्ढे का पानी गायब हो गया। तो जो सारा पानी जो वेपर में चेंज हुआ वही प्रोसेस कहलाता है आपका इवेपोरेशन। ये बात समझ आ रही है ना? अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग the rate of evaporation. कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं? यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके चलते इवेपोरेशन की जो स्पीड है बढ़ जाती है, घट जाती है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, हम उसी पे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ देयर आर फॉलोइंग 4 factors, or you can say 5 factors which affect the rate of evaporation. First, temperature. Second, surface area. Third, wind velocity. Fourth, humidity. And fifth, the nature of liquid. Nature of liquid. These are the 5 factors which affect the rate of evaporation. ये 5 फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन की रेट को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर, अब जैसे देखिए यहां पर एक वाटर है, यहां हमने वाटर लिया, 2 कंटेनर है, ये देखिए इसका टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए इस दोनों वाटर का बॉइलिंग जो टेम्परेचर है उसकी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही है। हमने अभी पहले भी कहा कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर लिक्विड जो है किसी भी टेम्परेचर पर अगर वेपर में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो यहां देखिए हमने 2 लिक्विड लिया, 2 वाटर का कंटेनर दिया और दोनों हमने ओपन वेसल है, खुला छोड़ दिया। हम यहां दिखा रहे हैं आपको कि ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है और यहां जो वाटर है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। तो अब यहां देखें आपको क्या लगता है, क्या कहता आपका लॉजिक, कहां पे वेपर ज्यादा बनेगा? यहां पे वाटर ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा कि यहां पर वाटर वेपर में ज्यादा कन्वर्ट होगा? जाहिर सी बात है, यहां टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए यहां पर वाटर जो वेपर में ज्यादा कन्वर्ट होगा, यहां पर वाटर जो है वेपर में कम कन्वर्ट होगा। जैसे आपने कहा
कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनिशियल हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ा करके हम लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड गैस में चेंज होगी। तो यहाँ देखिए ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। यहाँ टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 60 डिग्री सेल्सियस है। और टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा तेजी गैस में चेंज होगी, वेपर भी ज्यादा बनेगा। तो कहने का मतलब ये जब टेम्परेचर कम था तो वेपर कम बन रहा था। यहाँ देखिए ये वेपर की मालिक्यूल दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ वेपर के कम मालिक्यूल दिख रहा है, यहाँ वेपर के ज्यादा मालिक्यूल दिख रहा है। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर जो वेपर ज्यादा बन रहा है, वेपर ज्यादा बन रहा है, लिक्विड जो है अधिक मात्रा में वेपर में चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं किसी सब्सटेंस का तो वहां पे लिक्विड जो है बहुत तेजी से वेपर में कन्वर्ट होगा। अगर वेपर में तेजी से कन्वर्ट हो रहा है तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन वो इंक्रीज करता है। अब देखिए अगर दो गड्ढे हैं रोड पे, आप देखते हैं गड्ढे अक्सर दिखा, गड्ढे में पानी रहते हैं, बरसात के मौसम में गड्ढे बने, उसमें पानी भरा हुआ है। तो आप देखिए गर्मी के मौसम में जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और ठंडक में, दोनों गड्ढों को देखिए किस मौसम में गड्ढे का भी पानी जल्दी सूख जाता है, क्या लगता है, ठंडक के मौसम में कि गर्मी के मौसम में? जाहिर बात गर्मी मौसम, गर्मी मौसम में अच्छे अच्छे तालाब सूख जाते हैं। तो कहा गया टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा, पानी तेजी से इवेपोरेट हुआ, और जब पानी तेजी से इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो धीरे धीरे वो तालाब, वो गड्ढे आसानी से सूख जाएंगे। तो माने ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। यानी रेट ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ इवेपोरेशन increases with the increase of temperature, with the increase of temperature। ठीक, टेम्परेचर बढ़ने पर इवेपोरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। आप देखिए अक्सर अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो छतों पर सोते हैं। तो छत पर सोने से पहले घर की जो छत है उस पर सोते हैं तो लोग छत में पानी डालते हैं। तो पानी डालते हैं तो अब देखिए पानी डाल दिया, छोड़ दिया, कुछ देर देखेंगे पूरा पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया, पूरा छत जो गीला था वो सूख गया। कहा गया पानी, क्योंकि छत धूप के कारण वो काफी हीट हो गया था। जो आपने पानी डाला तो अधिक हीट कारण जो है पानी तेजी से इवेपोरेट हुआ। ठंडक मौसम डाल के देखिए पानी जल्दी नहीं सूखेगा, गर्मी मौसम डाल कर देखिए आपकी छत जल्दी सूख जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा? गर्मी के समय जो आपका रूफ था उसका टेम्परेचर ज्यादा था, और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण पानी जो था वो तेजी से इवेपोरेट हुआ, और जब तेजी से इवेपोरेट हुआ तो आपका जो छत था वो तेजी से सूख गया, जल्दी सूख गया। तो कहने का मतलब ये कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक ना। सेकेंड फैक्टर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है? अगर हम किसी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़ता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन increases with the increase of surface area, with the increase of surface area। surface area किसी भी सरफेस की एरिया को अगर आप बढ़ा देंगे तो वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो किसी चीज को कूल करता है। इवेपोरेशन होता है तो वहां कोई चीज ठंडी हो जाती है, वो कूलिंग करता है। आप गंगा नदी को देखिए, गर्मी मौसम चाहे जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती रहे, गंगा नदी का पानी कभी गर्म नहीं होता है, वो हमेशा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस का वाटर है वो वेपर में चेंज हो रहा है। तो वेपर में चेंज हो रहा है, कहां से वेपर ले रहा है, कहां से वो हीट ले रहा है? वो जो पानी है, जो
गंगा नदी का पानी है उसी से हीट लेकर के वो इवेपोरेट हो रहा है। जो गंगा नदी के पानी से हीट को लेकर के उसके सरफेस का वाटर इवेपोरेट होगा तो पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पानी का टेम्परेचर कम होगा तो पानी को ठंडा महसूस होगा। तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। देखिए, तो यहां हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप बस दो तरह कपड़े रखे गए हैं, एक कपड़े को आप फोल्ड करके, गीले कपड़े को फोल्ड करके टांग दीजिए और एक गीले कपड़े को आप स्प्रेड करके फैला करके टांग दीजिए। बात समझ आ रही? एक दो गीले कपड़े आपके पास है, एक गीले कपड़े को आप फोल्ड करके टांग दीजिए और जो दूसरा गीला कपड़ा है उसको आप फैला कर टांग दीजिए। आप बताइए कौन सा कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, जो फैला हुआ है कि जो फोल्ड करके टांगा आपने? फैला हुआ। क्यों क्यों ऐसा हुआ कि जब फैला के टांगा आपने उसके सरफेस एरिया को आपने बढ़ा दिया, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, और जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो आपका जो कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगा। बात समझ आई? अब दूसरी बात, जैसे देखिए यहां पर आपने कप में चाय लिया यहां पे, और इसी चाय को आपने इस प्लेट में उड़ेल दिया। अक्सर लोग जब कहीं जाना होता है, जल्दीबाजी में होते हैं और गर्म चाय मिली तो पीने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो वहां पे खैर आप तो जाना ही नहीं कभी, लेकिन जो लोग जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो अक्सर जो है वो इस सॉसर का सहारा लेते हैं, इस प्लेट का सहारा लेते हैं। तो क्या किया, इन्होंने इस कप की चाय को इस प्लेट में डाल दिया। आपको क्या लगता है, यहां चाय ज्यादा ठंडी होगी कि यहां ज्यादा ठंडी होगी? क्या लगता है? यहां ज्यादा चाय ठंडी होगी। प्लेट में डालने पर चाय का टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि हमने अभी आपसे कहा है कि इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। जहां इवेपोरेशन होता है वो चीज ठंडी होती है। तो यहां पे आप कहेंगे क्या यहां इवेपोरेशन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यहां भी हो रहा है। लेकिन हम ये बात करते हैं सरफेस एरिया की। अगर हम देखें तो इसका सरफेस एरिया इतना था, ये सरफेस एरिया है, और यहां देखें तो सरफेस एरिया ये इतना बढ़ गया। ध्यान से देखिए, सरफेस एरिया बढ़ गया। जो वाटर का या चाय का जो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर ये तेजी से इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ये तेजी से ठंडा भी होगा। यही कारण है कि सॉसर में रखी हुई चाय आपकी कप में रखी हुई चाय की तुलना में जल्दी ठंडी हो जाती है। बात समझ आ रही? सरफेस एरिया बढ़ा दिया आपने, ये जल्दी ठंड। जो सरफेस एरिया बढ़ा दिया, सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो यहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, और अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर ये तेज से इवेपोरेट होगा ये तेज से ठंडा भी होगा। इसीलिए सॉसर में रखी हुई चाय आपकी कप में रखी हुई चाय की तुलना में तेजी से ठंडी हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। बात समझ आ रही? नो। नेक्स्ट, थर्ड, तीसरा फैक्टर क्या था? विंड वेलोसिटी। फैक्टर थर्ड, दिस इज विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी, जब एयर की स्पीड ज्यादा होती है, विंड की स्पीड ज्यादा होती है, तो वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। जहां पर विंड, हवा तेज चलती है, हवा के तेज चलने से इवेपोरेशन की रेट क्या होती है, वो बढ़ जाती है। जितनी तेज हवा चलेगी रेट का इवेपोरेशन भी उतना ही, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो भी उतना ही तेजी से होगा। यानी विंड वेलोसिटी पर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो विंड वेलोसिटी इंक्रीजेस, rate of evaporation also increases. Wind velocity, increases, rate of evaporation also increases. हवा जब तेज चलेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। आप ऐसे समझिए, अक्सर आपने घर में देखा होगा, घर में लोग जो है फर्श पे पोछा मार देते हैं,
पोछा मारने के बाद जो है वो फैन को ऑन कर देते हैं। देखा है कि देखा है? घर में पोछा मार दिया और पोछा मारने के बाद वो फैन को ऑन कर दिए तो आपने देखा कि आपका जो फर्श था वो तेजी से सूख गया। क्यों फैन को आपने कर दिया, ऑन कर दिया? जब फैन ऑन कर देंगे तो जो विंड की वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। जो विंड की वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो आपका फर्श भी जल्दी सूख जाएगा। या देखिए अक्सर जो है क्योंकि ऐसा होता बरसात के मौसम में कि कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो कपड़े नहीं सूखते हैं तो लोग कपड़ों को घरों में डाल करके फैन चला देते हैं। घरों के अंदर, रूम के अंदर कपड़े को फैला दिया और फैन ऑन कर दिया। फैन ऑन कर दिया, जब फैन ऑन कर दिया विंड की वेलोसिटी बढ़ी, विंड की वेलोसिटी बढ़ी, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा, कपड़ा सूख गया। अब ऐसे सोचिए, क्योंकि ऐसा भी होता अचानक भी लाइट कट गई और काफी पसीना हो रहा है, अचानक लाइट आ गई, और जब लाइट आती है तो आपको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि हमने कहा था कि इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। तो जब लाइट कट गई आपको पसीना आ रहा, जब ही लाइट आई फैन चलने लगे। जब फैन चलने लगे तो हवा के तेज चलने से आपकी जो स्किन का जो वाटर था वो तेजी से इवेपोरेट होने लगा। स्किन का जो वाटर तेज से इवेपोरेट होगा तो आपकी स्किन की हीट को एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट होगा। आपकी स्किन की हीट को एब्जॉर्ब करके वो वेपर में चेंज होगा। जब स्किन की हीट को एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट होगा तो आपकी स्किन का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जब डिक्रीज करेगा तो आपको ठंडक महसूस होगी। अक्सर ऐसा होता है कि पसीना हो रहा, अचानक लाइट आ जाए, फैन चल रहा है, अगर फैन चलने लगा तो ठंडक महसूस होती है। क्यों ठंडक महसूस हो रही है? इसलिए क्योंकि विंड की वेलोसिटी बढ़ी, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा, और जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो वो जो वाटर का मॉलिक्यूल जो आपकी स्किन पे जो पसीना है वो आपकी स्किन की हीट को लेकर के इवेपोरेट होगा। जब स्किन की हीट को लेकर के जब वो इवेपोरेट होगा तो आपकी स्किन का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जब डिक्रीज करेगा तो आपको ठंडक महसूस होगी। Therefore, I have already told you that evaporation is the process of cooling. बात समझ आ रही? तो अगर विंड वेलोसिटी बढ़ी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी 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 क्या है? ह्यूमिडिटी जैसा कि हमारे इस सराउंडिंग में, हमारे इस एयर में बहुत सारे वाटर वेपर मौजूद हैं। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे है और ये हमारा सराउंडिंग है। सराउंडिंग क्या है उसके? यहाँ पर इस सराउंडिंग में वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ दिख रहे हैं आपको। सराउंडिंग बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है। कहेंगे दिख तो नहीं रहा, देखना चाहते हैं तो आप एक गिलास ठंडा पानी लीजिए, एक गिलास चिल्ड वाटर लीजिए, फ्रिज का पानी पूरा आपने इसमें एकदम चिल्ड वाटर लिया आपने इस गिलास में। आप देखेंगे गिलास के बाहरी सरफेस पर, इस आउटर सरफेस पे आपको पानी की बूंद नजर आएगी। कहां से पानी आया? ये वाटर कहां से आया? इस गिलास के आउटर सरफेस पे। ये वाटर जो है इसी एटमॉस्फेयर का वाटर है जो एयर में मौजूद है। ये जो एयर में वाटर मौजूद है, जब इस ठंडे गिलास के कांटेक्ट में आया तो यहाँ जो वेपर मौजूद था वो यहाँ आकर के कंडेंस हो गया, और जब कंडेंस हो जाएगा तो किस फॉर्म आपको नजर आएगा? लिक्विड फॉर्म। इससे ये पता चल रहा है कि हमारे इस एयर में वाटर वेपर मौजूद है। देखना चाहते हैं? एक गिलास चिल्ड वाटर ले लीजिए, चिल्ड वाटर लेकर के आप रख दीजिए। रखने के बाद आप देखेंगे कि गिलास की जो बाहरी सरफेस है उस पर आपको पानी की बूंद नजर आएगी। तो ये पानी बूंद कहां से नजर आ रही है? ये पानी बूंद आई कहां से? ये जो है आपकी एयर में जो वाटर वेपर मौजूद है वो वाटर वेपर जो था जब इस ठंडे गिलास के कांटेक्ट में आया तो यहाँ पर आकर के वो कंडेंस हो गया, और जब कंडेंस हो जाएगा तो आपको लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा। इससे साबित होता है कि आपके एयर में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। देखिए ये हमारे पास ह्यूमिडिटी क्या है? बस समझिए, एक हम यहां लिखते हैं, ये जैसे समझिए, इसके चारों का सराउंडिंग दिखा है, पूरा सराउंडिंग यहां भी वाटर है। ये देखिए
ये वाटर के अंदर एयर के अंदर जो वाटर वेपर मौजूद है हम उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट फैक्टर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जैसा कि हमने 3 फैक्टर पढ़ लिए, टेम्परेचर, सेकेंड फैक्टर सरफेस एरिया, थर्ड फैक्टर विंड वेलोसिटी, and this is the fourth factor, humidity. This factor I will discuss in next lecture. Okay, thank you.